डब्ल्यूएस टीवी पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अमेरिका के बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस रविवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट यूक्रेन युद्ध पर प्रकाशित की है, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दी। इस रिपोर्ट का शीर्षक है द पार्टनरशिप, द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द वॉर इन यूक्रेन, यानी यूक्रेन युद्ध में हिस्सेदारी और उसका गुप्त इतिहास। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जितना हम पहले समझते थे अमेरिका यूक्रेन युद्ध में, उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा गहनता और व्यापकता से शामिल रहा है। रूस की सार्वभौमिक जमीन पर रूसी सैनिकों की हत्या में अमेरिका का सीधे हाथ रहा है। इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है, और यह पहली बार है कि न्यूयॉर्क टाइम्स यह स्वीकार कर रहा है कि अमेरिका रूस के खिलाफ अवैध और नाजायज युद्ध चलाता रहा है। इसमें बताया गया है कि यूक्रेन और उससे बाहर तैनात अमेरिकी सैनिक अफसरों की भूमिका इस युद्ध में शिकारों को चुनने और उन पर हमलों को सीधे निर्देशित करने में निर्णायक रही है। उन्होंने रूसी सैनिक और असैनिक ठिकानों का पता लगाने, यूक्रेनी सेना को सूचित करने और नाटो के शस्त्रास्त्रों से इन ठिकानों पर हमला करने में यूक्रेनी सेना को न सिर्फ सीधी मदद दी है बल्कि नेतृत्व किया है। लेख में कहा गया कि अमेरिका के अलावा ब्रिटेन के सैनिक अफसर भी यूक्रेन के भीतर उसकी टेरिटरी पर मौजूद रहे, जिन्हें व्यक्तिगत रूप से सशस्त्र अभियानों का निर्देशन करने के लिए तैनात किया गया था। लेख में कहा गया है कि सैनिक टुकड़ियों की मूवमेंट जैसे रणनीतिक मामलों से लेकर अलग अलग हमलों के लिए निशानों के चुनाव तक तमाम योजनाएं सीआईए और अमेरिकी सैनिक अफसर तय कर रहे थे। यूक्रेन की तरफ से पूरा जवाबी हमला अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने तैयार किया था। पूरा काउंटर ऑफेंसिव अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने तैयार किया था, जो तमाम सूचनाएं जमा कर रही थी, और इनमें सबसे ऊपर था सीआईए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि इस युद्ध में बाइडेन ने अपनी ही घोषणाओं का खुद ही खुला उल्लंघन किया। रिपोर्ट में कहा गया कि जर्मनी के विस्बैडन अमेरिकी कमांड सेंटर रूसी सैनिकों पर हिमास मिसाइल हमले की हर समय निगरानी कर रहा था। मिसाइल लॉन्चर्स को कहां तैनात किया जाए और किस लक्ष्य पर कब हमला किया जाए, कब उसे बेधा जाए, ये सब इसी कमांड सेंटर में बैठे अमेरिकी अफसर तय कर रहे। यूक्रेनी अफसरों का काम सिर्फ अमेरिकी निर्देशों के मुताबिक मिसाइल दागना भर था, यानी उन्हें सिर्फ बटन दबाना था। हिमास जो लंबी दूरी पर मार करने वाली अमेरिकी मिसाइलें हैं, उनके लिए जरूरी ई कार्ड का कंट्रोल तक इन अमेरिकी अफसरों के पास था, जो जर्मनी में बैठे हुए इन ऑपरेशंस को कंट्रोल कर रहे। रोज सुबह अमेरिकी अफसर लक्ष्यों का चुनाव करते, जिनमें रूसी सैनिक और नागरिक ठिकानों से लेकर हथियारों के भंडारों तक तमाम लक्ष्य शामिल थे, और फिर दिन भर उन पर हमलों की देखरेख में जुटे रहते। रेडियो सिग्नल, सैटेलाइट इमेजेस और दूसरी सूचनाओं को पकड़कर अमेरिकी और ब्रिटिश खुफिया अफसर रूसी सेना के ठिकानों का पता लगाते और फिर यूक्रेनी अफसरों को सूचित करते और हमले के लिए उन्हें टारगेट सेट करके देते। एक यूरोपीय खुफिया अफसर के हवाले से लेख में कहा गया है कि अमेरिका इस हत्यारी मुहिम का हिस्सा था, जो ये तय कर रहा था कि किस रूसी सैनिक टुकड़ी पर हमला करना है और किन हथियारों को निशाना बनाना है, और इनके लिए तमाम जरूरी कोऑर्डिनेट सेट करके यूक्रेनी सेना के अफसरों को पास ऑन कर रहा था।
काला सागर में रूसी बेड़े के लड़ाकू जहाज मॉस्कवा पर 14 अप्रैल 2022 को हुए विनाशकारी हमले का नेतृत्व भी अमेरिकी अफसरों के ही हाथ था। इस हमले में मॉस्कवा को डुबो दिया गया था। रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाले कर्च ब्रिज पर हमले के लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसियां ही जिम्मेदार थीं। इन्हीं अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने यूक्रेन को वो तमाम सूचनाएं दी थी जिनके चलते यूक्रेन इस मिशन में कामयाब हो पाया था। 2024 में मॉस्को के पश्चिम में टोरोपेट्स में शस्त्रागार पर हमले का निर्देशन भी सीआईए ने ही किया था। सीआईए ने ही तमाम सूचनाएं जमा की थी कि टोरोपेट्स के रास्ते में कितने सुरक्षा सिस्टम तैनात हैं और उन्हें लांघने के लिए कितने ड्रोन की जरूरत होगी और रूस के भीतर किस रास्ते से घुमाकर उन्हें भेजा जा सकता है। ये सब सूचनाएं सीआईए जमा कर रहा था। हिमास मिसाइल हमले, जिनमें औसतन 100 से ज्यादा रूसी या तो मारे गए या घायल हुए हैं, हर हफ्ते किए जा रहे थे और ये सब अमेरिका और ब्रिटेन के निर्देशन में हो रहा था। मुख्य रूप से इस मुहिम को अमेरिका नेतृत्व दे रहा था और अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए इसकी अगली कतार में थी। इस रिपोर्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी और ब्रिटिश सैनिक यूक्रेन में तैनात रहे हैं और तमाम मिलिट्री ऑपरेशंस का निर्देशन, उनकी हैंडलिंग वही करते रहे। बाइडेन ने बारंबार ऐसे गुप्त सैनिक मिशनों को अनुमति दी है। ये मिशन अमेरिकी जनता से छिपाए गए और बाइडेन अमेरिकी जनता को झूठ बोलता रहा, सारी दुनिया को झूठ बोलता रहा कि अमेरिका यूक्रेन युद्ध में शामिल नहीं है, बल्कि सिर्फ यूक्रेन को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मदद दे रहा है। बाइडेन ने न सिर्फ सैनिक अफसरों को यूक्रेन भेजा, बल्कि उन्हें युद्ध क्षेत्र के बिल्कुल करीब जाने तक की अनुमति दी और यह सब गुप्त रूप से किया गया अमेरिकी जनता की पीठ के पीछे। ब्रिटिश सैनिक अफसरों की भी कई टीमें यूक्रेन पर हमले के समय से ही यूक्रेन में मौजूद रही हैं। लेख में यूक्रेनी और अमेरिकी अफसरों के बीच असहमतियों और टकरावों का भी विस्तार से वर्णन किया गया है, उस पर रोशनी डाली गई है। लेख में स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है कि अमेरिकी नेतृत्व वाले इस युद्ध में अमेरिका ने दबाव बनाए रखा, लगातार दबाव बनाए रखा कि ज्यादा से ज्यादा यूक्रेनी युवाओं को इस युद्ध में लड़ने और मरने के लिए धकेला जाए। नाटो जनरल क्रिस्टोफर कैबोली, जो यूरोप में नाटो के सुप्रीम कमांडर हैं, जेलेंस्की से लगातार मांग करते रहे कि इस खेल में वह अपने 18 साल से ज्यादा के तमाम नौजवानों को धकेले। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने तो सीधे ही जेलेंस्की से मांग की कि वे 18 साल से ज्यादा के सभी युवाओं को जबरन युद्ध में भेजने के लिए बड़ा और कठोर कदम उठाएं और इसके लिए जो भी बन पड़े वो करें। एक अफसर ने इस पर टिप्पणी की कि यदि जनता के व्यापक हिस्सों को युद्ध में नहीं धकेला जाता तो यह युद्ध रक्षात्मक युद्ध जैसा नहीं दिखाई देगा और इसके चलते अमेरिकी जनता इस पर संदेह कर सकती है। इस रिपोर्ट ने बाइडेन प्रशासन के तमाम झूठ से पूरी तरह पर्दा उठा दिया है। बाइडेन प्रशासन 3 साल अमेरिका और दुनिया की जनता को यह कहकर मूर्ख बनाता रहा कि यह युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच है, जिसमें अमेरिका नाटो एक पक्षकार के तौर पर, एक पार्टी के तौर पर शामिल नहीं है। उनकी भूमिका यूक्रेन को आत्मरक्षा के लिए शस्त्रास्त्र देने तक सीमित है। अमेरिकी जनता को इस धोखे और भ्रम में रखकर ही कि अमेरिका यूक्रेन युद्ध में शामिल नहीं है, बाइडेन और उसके सहयोगी दरअसल रूस के खिलाफ
ये युद्ध चला पाए। बाइडेन ने बार बार पुतिन के इस आरोप से इनकार किया कि अमेरिका नाटो रूस के खिलाफ एक परोक्ष युद्ध लड़ रहे हैं। पश्चिमी मीडिया भी इन आरोपों को मॉस्को का झूठ और रूसी प्रोपेगेंडा बताकर खारिज करता रहा और अमेरिका नाटो का लगातार बचाव करता रहा। न्यूयॉर्क टाइम्स भी इन्हीं पश्चिमी प्रचार माध्यमों में से एक है जो अमेरिका के बड़े पूंजीवादी घरानों के साथ जुड़ा हुआ है। वास्तव में यूक्रेन युद्ध किसी भी अर्थ में रक्षात्मक युद्ध न था न है। यह अमेरिका नाटो के नेतृत्व में और उनके हित में रूस की साम्राज्यवादी घेराबंदी का निश्चित रूप से एक हिस्सा है। ऐसी घेराबंदी जिसका उद्देश्य रूस को पश्चिमी साम्राज्यवाद के एक नए उपनिवेश में बदल डालना है और उसे पश्चिमी साम्राज्यवादी ताकतों के मातहत करना है। इस युद्ध में यूक्रेनी युवाओं की भूमिका और युवाओं के साथ साथ पूरी जनता की भूमिका सिर्फ मरने मारने तक सीमित है और तोपों के लिए चारा बनने और चारा उपलब्ध कराने तक ये सीमित है। यूक्रेन युद्ध में पश्चिमी साम्राज्यवाद का कुत्सित मिशन लगभग असफल हो चुका है। यूक्रेन का बड़ा हिस्सा रूस के नियंत्रण में आ चुका है। फिर भी पश्चिमी साम्राज्यवादी इस पराजय को जितना संभव हो टालना चाहते हैं। अमेरिका इस युद्ध में अपने और संसाधनों का विनाश करने के लिए कतई तैयार नहीं है। वह अपना निशाना मुख्यतः चीन पर साधना चाहता है और साथ ही यूरोपीय संघ को भी, जो कल तक का सहयोगी रहा, उसे भी पछाड़ना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद पूरी दुनिया के खिलाफ एक तरह की ट्रेड वॉर छेड़ दी है और इस ट्रेड वॉर के निशाने पर मुख्यतः चीन और यूरोप की शक्तियां। जहां तक पुतिन और उसके नेतृत्व वाले रूस का संबंध है, बेशक वह आज पश्चिमी साम्राज्यवाद की हिंसक साजिश का शिकार बन रहा है, मगर हम इस बात को अनदेखा नहीं कर सकते कि पुतिन खुद रूस के बड़े धनकुबेरों की एक ओलिगार्की का नेता है, उसका प्रमुख है और यूक्रेन पर उसका हमला इस ओलिगार्की के संकीर्ण स्वार्थों की हिफाजत में किया गया हमला है और इसलिए यह प्रतिक्रियावादी हमला है। सोवियत संघ के विनाश के लिए जिम्मेदार स्टालिन के उत्तराधिकारियों की अंतिम पीढ़ी का यह वारिस व्लादिमीर पुतिन लंबे समय पश्चिमी साम्राज्यवाद का सक्रिय सहयोगी रहा है। वह अब इतिहास के गर्भ में विलीन हो चुकी सोवियत सत्ता, समाजवाद और मजदूर वर्ग का शत्रु है। विश्व पूंजीवाद का आज एक और चक्र पूरा हो चुका है। उसका संकट एक बार फिर चरम को छू रहा है। अक्टूबर क्रांति के दुर्भाग्यपूर्ण अवसान के चलते विश्व पूंजीवाद के विनाश का जो ऐतिहासिक मिशन पिछली सदी में अधूरा रह गया था, यह संकट उसे पूरा करेगा और इस अर्थ में अधूरी छूट गई पिछली सदी अब अपने आप को पूरा करेगी। दुनिया में समाजवादी क्रांति के जरिए इस ऐतिहासिक मिशन के लिए युवाओं और मजदूर वर्ग के अग्रणी तत्वों को युद्ध और साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष के कार्यक्रम के गिर्द दुनिया की मेहनतकश जनता को संगठित करना हो। इस विश्वास के साथ, इस आशा के साथ कि युवा और मजदूरों के अग्रणी हिस्से इस मिशन को पूरा करने में सफल होंगे, आज के इस कार्यक्रम को खत्म करने की अनुमति चाहता हूं। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों WS TV को सब्सक्राइब करें और कराएं और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करने में
हमारी मदद करें। साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद दोस्तों।